सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू फोकस फॉर फाइनल्स, योर अल्टीमेट प्लेटफॉर्म फोकस फॉर फाइनल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं वीबीओ सेमेस्टर 6 माइनर पेपर 2C साइबर डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के। तो आज हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्जाम कल है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं हर आंसर को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप एग्जाम में लिख भी सको और अच्छे से समझ भी सको। लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द डिजिटल वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ओके, सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा क्या है और इसके सिद्धांत एवं डेटा ब्रीच की व्याख्या कीजिए। तो साइबर सुरक्षा यानी कि साइबर सिक्योरिटी वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी संगठन या संस्थान या व्यक्ति की डिजिटल जानकारी, नेटवर्क और सिस्टम को अनधिकृत पहुंच, दुरुपयोग, चोरी या क्षति से सुरक्षित रखा जा सकता है। यह आज के डिजिटल युग की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है, जहां डेटा ही सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती है। तो आइए समझते हैं। साइबर सुरक्षा का मतलब है कि किसी भी डिजिटल सिस्टम, नेटवर्क या डिवाइस को हैकर्स, वायरस या अनधिकृत उपयोग से सुरक्षित रखना। मतलब जैसे हम अपने घर को ताला लगाकर सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया में हमारे डेटा को सुरक्षित रखने का तरीका है साइबर सिक्योरिटी। ओके, और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि जब हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या फिर उसमें पासवर्ड डालते हैं, OTP जनरेट होता है, तो उसमें डेटा की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। यही साइबर सुरक्षा है। तो साइबर सुरक्षा की उद्देश्य, तो सबसे पहला है गोपनीयता यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखना। दूसरा है डेटा की अखंडता, इंटेग्रिटी सुनिश्चित करना। तीसरा है जानकारी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करना, ठीक है। तो इन तीनों को CIA ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है। CIA ट्रायंगल कहा जाता है इन तीनों को, ठीक है। सबसे पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि गोपनीयता। तो इसका तात्पर्य यह है कि डेटा केवल अधिकृत व्यक्ति ही देख सकते हैं। जैसे कि इसका मतलब है कि डेटा केवल अधिकृत व्यक्ति ही देख सकते हैं, जैसे कि पासवर्ड, बायोमेट्रिक लॉक और एन्क्रिप्शन का प्रयोग। जैसे हमारे जीमेल अकाउंट को सिर्फ हम ही खोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उसका पासवर्ड मालूम है, इसलिए, ठीक है। दूसरा है इंटेग्रिटी यानी कि अखंडता। तो इसका मतलब है कि डेटा को बिना अनुमति बदला या छेड़ा ना जा सके। या उसका उदाहरण है डिजिटल सिग्नेचर, हैश वैल्यू या का प्रयोग, यानी जो हैशटैग होता है ना वो, ठीक है। तो डेटा बदला या छेड़ा नहीं जाना चाहिए। इसका उदाहरण होता है अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को कोई बिना अनुमति बदल दे तो ये अखंडता का उल्लंघन होता, ठीक है। इससे बचाने के लिए डिजिटल सिग्नेचर या हैश वैल्यू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा है अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता। तो डेटा व सिस्टम हमेशा उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। इसके लिए सर्वर, बैकअप सिस्टम और नेटवर्क सुरक्षा आवश्यक है, ठीक है। तो डेटा और सिस्टम हमेशा उपलब्ध रहने चाहिए ताकि यूजर काम कर सके। जैसे कि अगर किसी वेबसाइट पर DDoS अटैक हो जाए और वो डाउन हो जाए तो अवेलेबिलिटी प्रभावित हो जाती है, ठीक है। जैसे कि CIA ट्रायंगल यानी कि कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को, ये तीनों है CIA ट्रायंगल, ठीक है। यह तीनों मिलकर किसी भी संगठन की सुरक्षा की नींव बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं डेटा ब्रीच। तो जब किसी सिस्टम से बिना अनुमति डेटा बाहर निकल जाता है या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा एक्सेस कर लिया जाता है तो उसे डेटा ब्रीच कहा जाता है। यानी कि फेसबुक या याहू जैसे प्लेटफॉर्म्स पर यूजर डेटा लीक की घटनाएं, ठीक है। इसका कंक्लूजन है आज के समय में साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी नहीं बल्कि नैतिक और प्रबंधन आधारित चुनौती भी है। इसलिए हर संगठन को CIA ट्रायंगल के सिद्धांतों को अपनाकर एक मजबूत साइबर डिफेंस तैयार करना चाहिए, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी एक डिजिटल शील्ड है जो डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाती है। CIA ट्रायंगल कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी इसके 3 मेन पिलर्स है, ठीक है। और डेटा ब्रीच
तब होता है जब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। आज के डिजिटल एरा में स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान की व्याख्या कीजिए। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट किसी संगठन में सूचना सुरक्षा को बनाए रखने की एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य है जोखिम को कम करना, सुरक्षा नीतियां बनाना और संभावित खतरों के लिए तैयार करना। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट का मतलब है किसी संस्था या संगठन के अंदर डेटा, नेटवर्क और सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए एक संगठित नीति और योजना बनाना। कोई भी, इसका उद्देश्य है कि कोई भी साइबर हमला, डेटा हानि और या फिर तकनीकी खराबी होने पर संगठन का काम रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट के मुख्य घटक, तो इसका पहला है जोखिम विश्लेषण यानी कि रिस्क एनालिसिस। तो कौन कौन से खतरे संभव है और उनसे क्या नुकसान हो सकता है, तो इसका काम कौन करता है? रिस्क एनालिसिस। ठीक है, यह पता लगाने की कौन सी खतरे संगठन को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि हैकिंग, वायरस, सर्वर फ्लॉर और भी कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है डिजास्टर रिकवरी, यानी कि यह प्रक्रिया किसी बड़ी तकनीकी या प्राकृतिक आपदा के बाद सिस्टम को पुनः सामान्य स्थिति में लाने से संबंधित है। इसमें डेटा का बैकअप, सर्वर का रिस्टोर और नेटवर्क की पुनः स्थापना शामिल होती है। ठीक है, तो किसी आपदा यानी कि डिजास्टर से जैसे साइबर अटैक, सिस्टम क्रैश या प्राकृतिक आपदा के बाद सिस्टम को फिर से चालू करना, इसका उद्देश्य है डेटा को पुनः प्राप्त करना और सर्वर को पुनः स्थापित करना और कामकाज को जल्द से सामान्य बनाना। ठीक है, इसका उदाहरण है अगर किसी बैंक को सर्वर हैक हो जाए तो बैकअप सर्वर से सिस्टम को रिस्टोर करके ग्राहकों की सेवाएं जारी रखना डिजास्टर रिकवरी कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा पॉइंट, जो कि है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, जिसको बोलते हैं बीसीपी। तो बीसीपी यह सुनिश्चित करता है कि आपदा के समय भी व्यवसाय की महत्वपूर्ण गतिविधियां चालू रहे, जैसे कि किसी बैंक का बैकअप सर्वर किसी दूसरे शहर में होना, ताकि साइबर हमले की स्थिति में सेवा बंद ना हो। ठीक है, इसका कंक्लूजन है सुरक्षा प्रबंधन, डिजास्टर रिकवरी और बीसीपी तीनों किसी संगठन के डिजिटल ढांचे की रीढ़ है। ये न केवल नुकसान से बचाते हैं बल्कि ग्राहक के विश्वास को भी बनाए रखते हैं। तो सुरक्षा प्रबंधन, डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, ये तीनों किसी भी संस्था की आईटी सुरक्षा की रीढ़ है। इनसे न केवल संगठन के डेटा की सुरक्षा होती है बल्कि ग्राहक का विश्वास और व्यवसाय की स्थिरता भी बनी रहती है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे, जो कि है साइबर जोखिम प्रबंधन एवं साइबर सुरक्षा नीतियों, जैसे कि ईसीपीपी, आईएसएसपी और एसवाईएसएसपी की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है साइबर जोखिम प्रबंधन, साइबर रिस्क मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें किसी संस्था की डिजिटल संपत्तियों से जुड़े खतरों की पहचान, मूल्यांकन और नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर किसी कंपनी के सर्वर में वायरस आने का खतरा है तो एंटीवायरस और फायरवॉल लगाना जोखिम प्रबंधन है। ठीक है, जोखिम प्रबंधन की चरणबद्ध प्रक्रिया, सबसे पहला है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जोखिम पहचान। तो कौन कौन से खतरे सिस्टम के लिए संभव है, यानी कि पहले यह पता लगाना कि संभावित खतरे क्या है, जैसे हैकिंग, फिशिंग, डेटा लीक आदि। ठीक है, नेक्स्ट है जोखिम मूल्यांकन, यानी कि रिस्क असेसमेंट। तो प्रत्येक खतरे के प्रभाव और संभावना का मूल्यांकन करना। तो हर खतरे की गंभीरता और उसके होने की संभावना का मूल्यांकन किया जाता है, इसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। ठीक है, तीसरा है रिस्क कंट्रोल, यानी कि जोखिम नियंत्रण। तो उचित नीति, तकनीकी और प्रशिक्षण के माध्यम से जोखिम कम करना, यानी कि नीतियों, तकनीक और प्रशिक्षण के जरिए जोखिम को कम किया जाता है। ठीक है,
साइबर सुरक्षा नीतियां यानी कि साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज। तो संगठन अपनी सुरक्षा के लिए 3 मुख्य प्रकार की नीतियां अपनाते हैं। सबसे पहला है ESPP। तो सुरक्षा नीति एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो यह बताता है कि संस्था अपने डिजिटल सिस्टम को कैसे सुरक्षित रखेगी। ठीक है, इसका सबसे पहला है ESPP, इसका फुल फॉर्म है इंटरप्राइज सिक्योरिटी पॉलिसी। ओके, तो यह संगठन के समग्र सुरक्षा उद्देश्यों और रणनीतियों को निर्धारित करती है। यानी कि यह सबसे उच्च स्तर की नीति होती है जो संगठन के पूरे सुरक्षा ढांचे और उद्देश्य को तय करती है। यानी कि हमारे संगठन का उद्देश्य है ग्राहकों का डेटा किसी भी हालत में लीक ना हो। ठीक है, दूसरा है ISSP यानी कि इशू स्पेसिफिक सिक्योरिटी पॉलिसी। तो यह किसी विशेष क्षेत्र जैसे ईमेल, इंटरनेट उपयोग, पासवर्ड या डेटा एक्सेस से संबंधित नीति होती है। ठीक है, तो जैसे कि कर्मचारी कंपनी के ईमेल से किसी बाहरी व्यक्ति को गोपनीय जानकारी नहीं भेज सकता है। ओके, तीसरा है SYSSP यानी कि सिस्टम स्पेसिफिक सिक्योरिटी पॉलिसी। तो यह किसी विशेष सिस्टम या नेटवर्क पर लागू होती है, जैसे सर्वर सुरक्षा नीति। तो जैसे कि सर्वर सुरक्षा नीति जहां बताया जाता है कि कौन सर्वर तक पहुंच सकता है और कौन नहीं, यह किसी खास सिस्टम या नेटवर्क के लिए बनाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष, जो कि है साइबर जोखिम प्रबंधन केवल तकनीकी कदम नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जो संगठन की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ठीक है, यानी कि साइबर जोखिम प्रबंधन केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं, यह एक निरंतर रणनीतिक अभ्यास है। जब कोई संस्था जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ESPP, ISSP और SYSSP नीतियों को सही तरीके से लागू करती है, तो वह साइबर हमलों और डेटा लीक से लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है। ठीक है, इसको आप लोग शॉर्ट में समझिए। जैसे कि साइबर रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोएक्टिव प्रोसेस है जिसमें रिस्क को आइडेंटिफाई करके कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और ESPP पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसी होती है, और ISSP एक स्पेसिफिक इशू के लिए, और SYSSP एक सिस्टम के लिए। इन पॉलिसी के सही इम्प्लीमेंटेशन से ही साइबर सिक्योरिटी स्ट्रांग बनती है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, वो है साइबर सुरक्षा तकनीक एवं गोपनीयता विनियमन। तो GDPR, DPDP और आधार की व्याख्या कीजिए। तो साइबर सुरक्षा तकनीक, साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज ऐसे उपकरण और तकनीकी उपाय हैं जो डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। यानी कि आज के डिजिटल युग में डेटा किसी व्यक्ति या संस्था को सबसे एक सेकेंड हाँ, तो डेटा जो होती है वो आज के डिजिटल युग में डेटा किसी व्यक्ति या संस्था के लिए सबसे कीमती संपत्ति है। इसलिए डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी बनाए रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज और गोपनीयता मतलब कि प्राइवेसी रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी है। ये दोनों एक साथ मिलकर किसी भी देश के डिजिटल इकोसिस्टम की रीढ़ बनाते हैं। ठीक है, इसका मुख्य तकनीक है एक्सेस कंट्रोल। यह तय करता है कि कौन व्यक्ति कौन सी जानकारी तक पहुंच सकता है। यानी कि जैसे कि बैंक के सिस्टम में केवल कर्मचारी ही लॉगिन कर सकते हैं, ग्राहक नहीं। इससे डेटा सुरक्षित रहता है। ठीक है, दूसरा है एन्क्रिप्शन, यानी कि डेटा को एक ऐसे कोड में बदल दिया जाता है जिसे केवल अधिकृत व्यक्ति ही पढ़ सकते हैं। यानी कि जैसे कि व्हाट्सएप पर जो इंड टू इंड इंक्रिप्शन होता है, वही इस तकनीकी का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है फायरवॉल और एंटीवायरस। तो नेटवर्क में अनधिकृत प्रवेश को रोकते हैं। ठीक है,
जैसे कि किसी कंपनी का फायरवॉल हैकिंग के प्रयासों को रोकता है। फायरवॉल एक सुरक्षा दीवार है की तरह काम करता है जो नेटवर्क के अंदर और बाहर जाने वाले डेटा की निगरानी करता है, ठीक है, या अवैध या संदिग्ध ट्रैफिक को रोक देता है, जो ट्रैफिक होता है उसको रोक देता है, ठीक है। अब आते हैं गोपनीयता से संबंधित विनियमन यानी कि प्राइवेसी रेगुलेशन। तो जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, यह यूरोप का डेटा सुरक्षा कानून है जो किसी भी व्यक्ति की जानकारी को बिना सहमति के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट डीपीडीपी एक्ट यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया 2023। यह भारत में लागू डेटा सुरक्षित कानून है जो व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और उपयोग के नियम निर्धारित करता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। नेक्स्ट है आधार एंड डेटा पॉलिसी प्राइवेसी। ये भारत में है और आधार डेटा की सुरक्षा के लिए UIDAI द्वारा मजबूत एन्क्रिप्शन और सत्यापन प्रणाली अपनाई गई है, ठीक है। भारत में आधार कार्ड से जुड़ा डेटा बहुत संवेदनशील है, यानी जो UIDAI है यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेटा की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन और मल्टी लेयर वेरिफिकेशन सिस्टम बनाया है और इसका कानूनी सुरक्षा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। आधार का उपयोग केवल सार्वजनिक हित और व्यक्ति की सहमति से ही किया जा सकता है, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष है साइबर सुरक्षा तकनीक और गोपनीयता कानून मिलकर डिजिटल दुनिया में एक संतुलित ढांचा तैयार करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि तकनीकी विकास के साथ साथ व्यक्ति की निजता भी सुरक्षित रहे। तो साइबर सुरक्षा तकनीक जैसे एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, फायरवॉल डेटा की तकनीकी सुरक्षा करती है, वही गोपनीयता कानून जैसे GDPR, DPDP और आधार विनियमन व्यक्ति की कानून और नैतिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। दोनों का संयोजन ही एक सुरक्षित डिजिटल इंडिया की दिशा में सही कदम है, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में समझते हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज जैसे इंक्रिप्शन, फायरवॉल और एक्सेस कंट्रोल डेटा को टेक्निकली सिक्योर करते हैं, जबकि GDPR और DPDP जैसे प्राइवेसी लॉज लीगल प्रोटेक्शन देते हैं। आधार ने इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन को एक नए लेवल तक पहुंचाया है, पर अवेयरनेस और कॉम्प्लायंस दोनों जरूरी है, ठीक है। दोस्तों ये थे साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो वीडियो के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। कमेंट में लिखना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और हाँ, फोकस फॉर फाइनल्स फैमिली, स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट एंड लेट्स secure those finals together. See you in the next video. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye.